आज है डे वन ऑफ IEIFS JAIIB एंड हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स, प्लानिंग क्या होती है, GDP, GVA, GNP, GNI एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड दिस इज अ 7 डे सीरीज। अगर आपने प्रोमो नहीं देखा तो आपको बता देता हूं कि इन 7 डे सीरीज में हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस हिसाब से कि अगर आप 7 दिन में इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे ना तो आपका काफी ज्यादा हद तक सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है। इसके अलावा सिर्फ आपको एक मॉड्यूल और कवर करना है एंड यूल बी एबल टू क्रैक योर IEIFS एग्जाम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं फैक्ट्स जिनको हमने पिक किया फ्रॉम द लास्ट एनालिसिस ऑफ द 3 to 4 years, राइट। तो जल्दी से जल्दी आपको बता देता हूं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो इट्स रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स की इकोनॉमी क्या होती है इन ऑल सेक्टर्स, प्लानिंग एंड नीति आयोग, GDP एंड नेशनल अकाउंट्स एंड फर्दर जो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, किस तरह से सॉल्व करना है MCQs को, उन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए एंड उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा विच इज एब्सोल्युटली फ्री। चलो अब हम बात करेंगे रिलेटेड टू द फर्स्ट टॉपिक दैट्स रिलेटेड टू व्हाट इज इकोनॉमी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वाली जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें इस तरह से कुछ एक प्रायोरिटी है, यानी कि हम टॉपिक सभी कवर करने वाले हैं लेकिन जो प्रायोरिटी है वो कुछ इस तरह से है कि GDP का कंसेप्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर नॉमिनल GDP वाला कंसेप्ट, 3 मेथड्स ऑफ GDP, बेस प्राइस एंड ऑल एंड फर्दर इस तरह से आप टॉपिक्स की प्रायोरिटी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो बाकी टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगा उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी का सिंपल मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम जिसमें सोसाइटी के अंदर गुड्स, सर्विसेज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सचेंज एंड कंज्यूम किए जाते हैं। और हर इकोनॉमी के लिए बेसिक 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। पहली चीज व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि किस चीज की प्रोडक्शन की जाए, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज को कहां पे लगाना है, ज्यादा वीट प्रोड्यूस करें या कार्स बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं या डिफेंस पर खर्चा करें, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सब कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, अब जो चीज प्रोड्यूस करनी है वो किस मेथड से प्रोड्यूस करेंगे। अब ज्यादा लेबर यूज करेंगे जैसे मतलब, या फिर ज्यादा मशीन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव चीजें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज अबाउट कि हमने कैसे प्रोड्यूस करनी है, हाउ टू प्रोड्यूस, राइट। यानी कि लेबर प्लस कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो आखिर जाएगा किसके पास, मतलब इनकम एंड जो गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, हाउस होल्ड्स के बीच में होगा, बिजनेसेस के बीच में होगा, रिच एंड पुअर सेक्शंस के बीच में होगा। दैट्स द केस। अब इंडिया जो इकोनॉमी है दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है इंडिया को क्योंकि यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइवेट सेक्टर जैसे रिलायंस, TCS, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट का रोल कैसे होगा, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, रेलवेज हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेगुलेशंस हो गई। तो इंडिया प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है और प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है। प्योर कैपिटलिस्ट होती है जहां पर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स की चलती है और प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है। सो इंडिया इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, मार्केट मैकेनिज्म भी काम करता है और साथ के साथ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी रहती है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का मतलब है प्राइमरली कि इकोनॉमी के रियल आउटपुट या जो रियल इनकम में इंक्रीज होना। तो रियल जो आउटपुट है अगर वो इंक्रीज होती है तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी इकोनॉमी का रियल GDP पहले 100 लाख करोड़ था, अब 106 लाख करोड़ हो गया, तो इकोनॉमी में बेसिकली 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो ये जो ग्रोथ का कंसेप्ट होता है दिस इज व्हाट, ये होता है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। तो इसे हम रियल GDP ग्रोथ या फिर रियल GVA ग्रोथ, बेसिकली जो वैल्यू एडिशन ग्रोथ होती है वो भी हम कहते हैं, उसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट से हमारा मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ में तो हमने कह दिया कि प्राइमरली आप रियल आउटपुट एंड जो
रियल इनकम है उसमें इंक्रीज होने को कहते हो। डेवलपमेंट ग्रोथ से काफी ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ जो जीडीपी है वो नहीं देखते, बल्कि आप ये भी देखते हो कि लोगों की इनकम इंप्रूव हुई, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, एजुकेशन इंप्रूव हुई, पॉवर्टी कम हुई, इंप्लॉयमेंट क्वालिटी कैसी है, उन सभी चीजों को भी देखते हो। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों चीजों को गो थ्रू करते हैं, राइट। तो मान लो एक कंट्री ए है, उसका जीडीपी बहुत अच्छे से गो थ्रू कर रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन अनडिप्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, एजुकेशन वीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वीक है, जो इंडिया का हाल है। तो अगर इवन 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन भी जाएंगे, वो तो जीडीपी ग्रोथ हो गई ना, वो ये तो ना है कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ हो। तो जीडीपी इंक्रीज होना ग्रोथ साबित करता है, लेकिन जीडीपी इंक्रीज इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। इस चीज को समझ लेना। और एचडीआई क्या होता है? दिस इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग जो है क्राइटेरियाज हैं, जिनके थ्रू हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलरली ये कैसे काम कर रहा है या फिर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। उन चीजों से रिलेटेड हम चेक करते हैं। सो सिंपल सा मीनिंग देख लो, मीनिंग इंक्रीज इन रियल आउटपुट और इनकम, दैट्स बेसिकली योर इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जब हम एक ब्रॉडर चीज के बारे में बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट के बारे में बात है। रियल जीडीपी के थ्रू एंड जीवीए के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं, but it's related to qualitative and quantitative when we are talking about the economic development। तो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, वो ग्रोथ को प्रूव करता है। जीडीपी अकेला डेवलपमेंट को प्रूव नहीं करता है। और एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी से एसोसिएट किया गया है, दैट्स बेसिकली एसोसिएटेड विद द यूएनडीपी एंड नॉट विद द वर्ल्ड बैंक। अब इसके बाद बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। तो नेशनल अकाउंट्स के जो 4 इंपॉर्टेंट स्विच है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर 4 चीजें हैं। वन, इट इज रिलेटेड टू द जीडीपी, ठीक है। तो अलग अलग कंसेप्ट हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। वन, इट इज रिलेटेड टू जीडीपी, यानी कि आपके पास जो ग्रॉस जीडीपी, क्या फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीडीपी? बहुत आसान है, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपने जितने प्रोड्यूस किए हैं उनकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, दैट इज जीडीपी। वो जीडीपी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दैट वी आर टू लर्न 4 डिफरेंट पार्ट्स। 4 चीजों को हमने यहां पर पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट स्विच है दैट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, दैट इज डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। डोमेस्टिक के में आएगा कि प्रोडक्शन कहां हुई, यानी कि अगर प्रोडक्शन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है तो डोमेस्टिक कंसेप्ट में आएगी, यानी कि जो जीडीपी में लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल, तो नेशनल कंसेप्ट पूछता है कि इनकम किस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट्स को अक्रू हुई है। तो नेशनैलिटी का कंसेप्ट डिफरेंट है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीडीपी तो हम टेरिटरी की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हम ये देखते हैं कि इंडियंस ने कितनी वैल्यू को प्रोड्यूस किया, जैसे मान लो कि नेशनैलिटी के हिसाब से, रेजिडेंसी के हिसाब से। तो जीएनपी का जो कंसेप्ट है वो नेशनैलिटी का कंसेप्ट है, रेजिडेंसी का कंसेप्ट होता है। तो सिंपल सा फंडा याद रखो, डोमेस्टिक जो आप टेरिटरी की बात करते हो वो जीडीपी के बारे में बात करते हो, एंड जब हम नेशनैलिटी की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएनपी। तो जीएनपी में आपके पास एक तो जीडीपी का कंसेप्ट रहेगा। सो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी और साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए कहते हैं। यानी कि इंडिया के टोटल फॉरेन इनकम कितनी थी और फॉरेनर्स की इंडिया से इनकम कितनी थी, उनका जो नेट फैक्टर होता है उसको हम साथ में कंसीडर करते हैं, राइट। आई होप कि जीडीपी एंड जीएनपी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये था स्विच नंबर 1। स्विच 2 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रॉस वर्सेस नेट। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन को डिटेक्ट करने से पहले। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन, अगर आपने डेप्रिसिएशन को डिटेक्ट नहीं किया उससे पहले जो कर रहे हो दैट इज बेसिकली ग्रॉस वाला पार्ट, ठीक है, उसको ग्रॉस कहते हैं। और जब आपने डेप्रिसिएशन को डिटेक्ट कर दिया देन इट विल बी द नेट वाला पार्ट, तब उसको कौन सा पार्ट कहेंगे? देन विल बी सेइंग इट टू बी द नेट पार्ट ऑफ द सेम। सो जीएन आपको मैंने बता दिया, जीएनपी के बारे में बता दिया। एंड जब आप पर्टिकुलरली डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो वो ग्रॉस है। एंड जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो ग्रॉस में से, देन यू गेट द नेट पार्ट। जैसे मान लो दैट यू आर हैविंग द जीएनआई, आपको जीएनआई दिया गया,
राइट, ग्रॉस नेशनल इनकम दी गई है 1000 करोड़ की दी गई है, एंड उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो देन यू विल बी लेफ्ट विद NNI, तब आपके पास क्या रह जाएगा, NNI रह जाएगा, यानी कि नेट नेशनल इनकम रह जाएगी। थर्ड जो स्विच है दैट इज रिलेटेड टू बेसिक प्राइस वर्सेस द मार्केट प्राइस। अब प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से वैल्यू और जो बायर द्वारा मार्केट में पेड वैल्यू होती है वो अलग हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज भी साथ में बीच में होती है, ठीक है। तो इफ वी आर टू कैलकुलेट द जीडीपी एट द मार्केट प्राइसेस, लेट्स से वी आर टू कंसीडर द जीडीपी एट द मार्केट प्राइसेस, राइट, तो उसके केस में क्या रहेगा, यू विल बी कंसीडरिंग जीवीए जो आपके पास ग्रोस वैल्यू एडिशन है, राइट, बेसिक प्राइसेस के ऊपर आप उसको कंसीडर करोगे, प्लस जो आपके पास टैक्सेस है, जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगे हैं वो हो जाएंगे, जो सब्सिडीज हैं आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सिंपल सा शॉर्टकट याद रखो दैट वी आर टू ऐड द टैक्सेस एंड जो सब्सिडीज होती हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो इस कंसेप्ट को डेफिनेटली आपको माइंड में रखना है जब भी हम बेसिक प्राइसेस की बात करते हैं या फिर हम मार्केट प्राइसेस की बात करते हैं। देयर इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू जीवीए, ठीक है, जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो जीवीए का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी प्रोड्यूसर या सेक्टर ने इकोनॉमी में वास्तव में कितनी नई वैल्यू ऐड की, एक्चुअल में कितनी नई वैल्यू उसने ऐड करी है, दैट्स द केस। अब उसके केस में जो आपको सब्सिडीज मिली है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो टैक्सेस लगे हैं उनको ऐड कर दो, सो दैट्स द एक्चुअल वैल्यू व्हिच इज एडेड अप, राइट। तो उसके हिसाब से हम डील करते हैं। फिर से बता देता हूं, सो व्हेन वी आर टू बेसिकली कंसीडर जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, तो जीवीए एट बेसिक प्राइसेस में जो प्रोडक्ट टैक्सेस है उनको ऐड कर देंगे, जो सब्सिडीज होंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्दर फोर्थ स्विच इट्स रिलेटेड टू करंट प्राइसेस वर्सेस द कांस्टेंट प्राइसेस। देखो, करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर वैल्यू करेंगे, इससे आपको मिलता है नॉमिनल जीडीपी। जब आप करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस के ऊपर देखते हो तो आपको मिलता है नॉमिनल जीडीपी। और जब करंट आउटपुट को आप बेस ईयर के प्राइसेस पर वैल्यू करोगे तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो प्राइस चेंजेस का इंपैक्ट होता है वो काफी ज्यादा आपका रिमूव हो जाता है, एंड एक्चुअल आउटपुट एंड जो वॉल्यूम ग्रोथ है आपको उसका पता लगता है, दैट इज सेड टू बी द रियल जीडीपी। तो यहां पर दो कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं, नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट, राइट, एंड रियल जीडीपी का कंसेप्ट। तो जब हम करंट आउटपुट को बेस प्राइसेस के ऊपर वैल्यू करेंगे, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर वैल्यू करेंगे, उससे आपको प्राइस चेंजेस का इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, एंड एक्चुअल जो आउटपुट है, वॉल्यूम है, उसकी ग्रोथ का पता लगता है, उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करते टाइम हमारे लिए जो रियल जीडीपी है वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। और वहीं पर अगर हम करेंट ईयर की क्वांटिटी को करेंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर वैल्यू करें तो उसको उसके साथ हमको मिलता है नॉमिनल जीडीपी, देन हमें नॉमिनल जीडीपी मिलता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ इट्स रिलेटेड टू, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द जीएनपी एंड जीएनआई। तो जीएनपी क्या होता है, like GNI is basically gross national income, that is gross national income, and further आप पहले टर्मिनोलॉजी जो यूज करते थे ना, that was the NFIE, net factor income from abroad, लेकिन अब जो यूज करते हैं हम फैक्टर नई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, that is NPIA। make sure that you are to know that that is NPIA। NPIA क्या होता है, that is net primary income from abroad, right, that's being used। so these are the four switches, domestic versus, आपको नेशनल से पता लगता है जीडीपी एंड जीएनपी के बीच में डिफरेंस, ग्रॉस वर्सेस नेट से आपको ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम के बारे में पता लगता है, बेस वर्सेस मार्केट प्राइसेस से वी गेट टू नो कि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट। So I'm writing over here that I'm already have written over here that GDP at market price is equal to GVA at base prices plus taxes minus subsidies। एंड फर्दर अगर मैं करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर करंट जो चीज है उसको कैलकुलेट करता हूं तो वो नॉमिनल जीडीपी रहेगा, और अगर मैं बेस ईयर प्राइसेस के ऊपर वैल्यू करता हूं तो मुझे रियल जीडीपी मिलता है। क्लियर विद इट? तो दैट वाज द पॉइंट रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थ्री कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो पहला जो सेक्टर है दैट इज अ प्राइमरी सेक्टर। देखो, जहां एक्टिविटी डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है, लेट्स से एग्रीकल्चरल, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ठीक है, तो नेचर से डायरेक्टली जहां पर आप लिंक्ड हो उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और जहां पर जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर फिजिकल एसेट्स क्रिएट करते हैं
उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी सेक्टर, राइट। सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूटिलिटीज हो गया, दैट्स बेसिकली द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मान लो कि फार्मर का व्हीट था, मिल में जाके फ्लोर बन गया, तो मिलिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ वो हुआ सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो स्टील से आपने कार बनाई, तो स्टील जब आपने एक्सट्रैक्ट करी वो आपका प्राइमरी सेक्टर है, और स्टील से जब आपने कार बनाई तो वो सेकेंडरी सेक्टर हुआ। एंड फर्दर द थर्ड वन इट्स अ टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर में मेजरली आप सर्विसेज से रिलेटेड बात करते हो, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सभी टर्शरी सेक्टर है। तो बैंक जो है कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है, वो कौन सा सेक्टर है? दैट्स द टर्शरी सेक्टर। एक और सेक्टर होता है, दैट इज अ क्वार्टरनरी सेक्टर, दैट्स बेसिकली इज द क्वार्टरनरी सेक्टर। अब क्वार्टरनरी सेक्टर जो है वो एडवांस नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि रिसर्च, डाटा एनालिटिक्स, आईटी, इनसे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो नॉलेज सेक्टर हम कहते हैं उसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर भी कहते हैं। और एक होता है क्यूनरी सेक्टर, वन अनदर वन इट्स रिलेटेड टू क्यूनरी सेक्टर, यानी कि हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग से जो एसोसिएटेड होता है, दैट इज अ क्यूनरी सेक्टर। जैसे सीनियर पॉलिसी मेकर्स हो गए, टॉप एग्जेक्टिव्स हो गए, या हाई लेवल लीडरशिप हो गए, दैट्स रिलेटेड टू द क्यूनरी सेक्टर, ठीक है। तो आपको 5 चीजें पढ़ाई मैंने। प्राइमरी सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राइमरी के रॉ मटेरियल को यूज करते हुए और चीजें बनाता है, टर्शरी जो सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, क्वार्टरनरी जो कि नॉलेज से जुड़ा हुआ है, एंड क्यूनरी यानी कि जो हाई लेवल डिसीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज को समझो, टर्शरी सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर सेम चीज नहीं होती है, एंड हर सर्विस ऑर्गेनाइज नहीं होती है, इस चीज को ध्यान में रखना। एक बहुत बड़ा लेट से कमर्शियल बैंक है, वो ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर हो सकता है, लेकिन एक स्मॉल इनफॉर्मल लोकल सर्विस प्रोवाइडर टर्शरी सेक्टर में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अलग होती है एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग होता है। आप उसको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में आप नहीं बता सकते। क्लियर ना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द वैल्यू एडिड लॉजिक। तो वैल्यू एडिड लॉजिक क्या है, डबल काउंटिंग क्या है, उसको समझते हैं। देखो जीडीपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है दैट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो जीडीपी मैंने आपको एक बेसिक फॉर्म में बता दिया कि जीडीपी एक्चुअल में क्या होता है। जीडीपी इज लाइक कि जो वैल्यू आपने जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज थे जो आपने प्रोड्यूस करे एक साल के अंदर अंदर अपने कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर, उनकी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। जैसे मान लो कि टाटा ने इंडिया में प्रोडक्शन किया तो वो जीडीपी में आएगा, सैमसंग या किया ने इंडिया में प्रोडक्शन किया वो भी जीडीपी में आएगा, टाटा ने यूके में प्रोडक्शन किया वो इंडिया के जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि वो टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि टाटा ने फॉरेन में प्रोडक्शन करा है तो वो इंडिया से रिलेटेड, तो जीएनपी में काउंट होगा, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। दैट्स पर्टिकुलर द डिफरेंस जो मैंने आपको चीज बताई थी। अब हम बात करने वाले रिलेटेड की जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम आप प्रोडक्शन चेन की हर एक सेल को ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो वैल्यू सेम वैल्यू बार बार ऐड हो जाएगी, राइट। ऐसी चीज होती है ना, जैसे मान लो कि फार्मर व्हीट बेचता है, लेट्स से फार्मर इज सेलिंग द व्हीट, यहां पर दी भी गई है आपने 100 रुपीज की जो व्हीट है वो सेल करी, एंड 100 रुपीज की जो वैल्यू थी वो ऐड होगी, इनमें इंटरमीडिएट इनपुट कोई भी नहीं है, एंड वो वैल्यू ऐड हो गई। अब हुआ क्या कि जो स्टेज 2 है दैट्स रिलेटेड टू जो मिलर है जिसने मिल से व्हीट का आटा बनाया, ठीक है, फ्लोर बनाया, तो मिलर व्हीट को 100 रुपीज में खरीदता है एंड फर्दर फ्लोर बनाता है, एंड फ्लोर बना के उसको कितने में बेच देता है, उसको आगे बेच देता है 160 रुपीज में। अब 160 रुपीज का सेल किया, अब इंटरमीडिएट इनपुट उसको कितने मिली थी, 100 रुपीज की मिली थी, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, उसने 60 रुपीज की वैल्यू ऐड करी। तो हम 60 रुपीज की वैल्यू ऐड करेंगे, पूरी की पूरी 160 की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। अब बेकर ने इस पर्टिकुलर व्हीट को खरीदा 160 रुपीज में, एंड 250 रुपीज का जो ब्रेड है वो सेल कर दिया, तो कितनी वैल्यू एडिशन हुई, 90 रुपीज की वैल्यू एडिशन हुई है। तो आप यहां पर 90 की वैल्यू ऐड करोगे, तो टोटल जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो दैट वुड बी इक्वल टू जो फाइनल वैल्यू थी दैट्स 100 प्लस 60 प्लस 90 यानी कि 250। इसलिए जीडीपी के लिए आप लॉजिकली दो इक्विवेलेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हो। या तो आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू एडिड का इस्तेमाल करोगे, आइदर यू विल बी यूजिंग द टोटल वैल्यू एडिड। अब टोटल वैल्यू एडिड में क्या होगा कि आप जितनी भी वैल्यूज हर एक पर्सन ऐड कर रहा था उनको ऐड करते जाओगे। पहले ने 100 ऐड करी, दूसरे ने 60 ऐड करी, तीसरे ने 90 ऐड करी, तीनों को ऐड कर दिया। या फिर आप फाइनल गुड वैल्यू को सीधा पिक कर लेते हो, या फिर आप फाइनल जो वैल्यू ऐड कर रहा है पर्सन उसकी वैल्यू को सीधा पिक कर लेते हो, एंड फर्दर उससे आप जीडीपी निकाल देते हो।
हम पूरी की पूरी सेल को नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अगर हम पूरी सेल को ऐड करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो जीडीपी से रिलेटेड जो कोर फॉर्मूला है, दैट्स रिलेटेड टू वैल्यू एडिड। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको सेपरेट कर दो, आपकी वैल्यू एडिड आ जाती है। तो आप टोटल वैल्यू एडिड कैलकुलेट करते हो, जितनी भी आपने वैल्यू एडिड करी है उस सभी को हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, एंड आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है जो आपने जीडीपी में ऐड करनी है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जीडीपी के लिए समझना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपडेटेड चीजों के हिसाब से ही चीजों को गो थ्रू करें। ये ना हो कि सिर्फ बुक के जितना पढ़ के चले गए टॉपिक एंड सोचो कि वहां से एग्जाम हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको लेटेस्ट कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए, राइट। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इट्स अबाउट द जीवीए। GVA, that is a gross value added, राइट। तो आपको जीवीए से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करना है। तो हमें बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेस goods worth rupees 900 lakhs. It uses raw materials 420 lakhs, electricity services 80 lakhs and packaging inputs 50 lakh rupees. तो ये आपके पास क्वेश्चन में डाटा जो है वो गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, दैट्स बेसिकली विल बी लुकिंग इनटू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो देखेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम कितने की निकाल रहे हैं। सो व्हाट वुड बी लाइक कि हमने जो वैल्यूज यूज करी है, कितनी वैल्यूज यूज करी है हमने, यहां पर ध्यान से समझो। एक तो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम करे 420 के, और आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, पैकेजिंग इनपुट कंज्यूम करी है। सो दिस इज अ इंटरमीडिएट वैल्यू दैट वी हैव यूज्ड। एंड फर्दर आपने गुड्स प्रोड्यूस करी है 900 लाख की, तो आपका इंटरमीडिएट कितना ऐड हुआ है 420 प्लस 80 प्लस 50, यानी कि टोटल हो गया 550। एंड फर्दर आपकी गुड्स कितनी वर्थ की थी, 900 की थी, एंड 550 में आपने बेसिकली आपकी इनपुट है, तो आपके पास कितनी वैल्यू बन गई, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू 350 लाख की आपके पास वैल्यू एडिशन हुई है। इट्स अ आउटपुट जो अपना जीवी निकाला, कैसे निकाला, वैल्यू आपकी जो आउटपुट थी माइनस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट वुड बी। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री ने 900 लाख का फाइनल आउटपुट बनाया, लेकिन उसमें जो 550 लाख थे ना, उसकी वैल्यू बेसिकली दूसरे इनपुट से लगी हुई थी ऑलरेडी, तो वो वैल्यू क्यों नहीं ऐड करना। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड कितना हुआ, 350 लाख का वैल्यू एड अप हो गया। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर, व्हाई एग्रीकल्चर कैन एम्प्लॉय मैनी पीपल बट प्रोड्यूस अ स्मॉलर शेयर। अब ऐसा क्यों होता है, देखो किसी भी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस सेक्टर का टोटल आउटपुट कंपैरेटिवली कम हो, तो इसका मतलब क्या कि आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी कम है। अब एग्रीकल्चर के केस में आपको की वर्कर बहुत ज्यादा है, लेकिन आउटपुट शेयर कंपैरेटिवली आपके पास कम था, तो इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ कि आपकी एवरेज आउटपुट जो पर वर्कर है वो कम है। तो सिंपल एग्जांपल आपको दूं, अगर मान लो एग्रीकल्चर में 100 बंदे काम कर रहे हैं, अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं और आउटपुट आपको 100 रुपीज का मिल रहा है, तो आपका पर पर्सन आपका आउटपुट कितना हुआ, 1 रुपए का हुआ। एंड मान लो सर्विसेज में 20 लोग काम कर रहे हैं, 100 रुपीज का आउटपुट है, तो पर वर्कर आपके पास आउटपुट कितना हुआ, 5 रुपए पर वर्कर हुआ। तो सर्विसेज में एवरेज प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, सो दैट्स द केस। तो बेसिकली एक ना टर्म यूज होती है दैट्स रिलेटेड टू डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। दैट्स द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि काम में जितने वर्कर्स लगे हुए हैं एक्चुअल में उतने पर्सन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मान लो कि एक फॉर्म के ऊपर आपको चाहिए, खेत में आपको वर्कर की रिक्वायरमेंट है 5 वर्कर की, लेकिन वहां फैमिली में 8 मेंबर है, तो 3 मेंबर टेम्परेरी अगर काम ना भी करें तो भी प्रोडक्शन लगभग सेम ही रहेगा। तो लगभग सेम ही रहेगा, तो उन एक्स्ट्रा वर्कर्स को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक केस स्टडी आई थी, तो मैंने ये चीज जो है आपको कवर करवाई है। अब उसके बाद बात करते हैं रिलेटेड टू कि इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों अडॉप्ट करी थी, व्हाट वाज द केस। अब मेन प्रॉब्लम्स इंडिया में क्या आ रही थी, सेविंग काफी कम थी, राइट, दैट वाज द प्रॉब्लम कि सेविंग काफी कम थी लोगों की, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा वीक था, राइट, एंड फूड शॉर्टेज थी। तो ये दिक्कतें थी जो इंडिया फेस कर रहा था। एंड उस टाइम पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अकेला बेसिकली इकोनॉमी की इतनी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली एलोकेट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का जो अप्रोच था उसको लेकर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, यानी कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड इनकम को बढ़ाना है, एंड पॉवर्टी को एलिविएट करना है, यानी कि गरीबी कम करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, सोशल जस्टिस, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, दीज आर द थिंग्स, राइट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की थी, प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 से लेकर के 56 तक आया। टोटल 5 ईयर प्लान कितने हैं, टोटल 12 5 ईयर प्लान बने। एंड फॉर द प्लानिंग कमीशन को सुपरसीड कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में, सुपरसीड कर दिया गया। एंड नीति आयोग जो है
उसको स्टैब्लिश किया गया। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करने वाले रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन वर्सेज नीति आयोग। अब अगर नेचर की बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है वो बेसिकली कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू एक कंस्टिट्यूटेड एग्जीक्यूटिव बॉडी था। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटेड टू नीति आयोग, वो भी कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश्ड एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी थिंक टैंक ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ठीक है, दैट्स नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, दैट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट्स अ पॉलिसी थिंक टैंक। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी थिंक टैंक है। एंड फर्दर अगर हम अप्रोच की बात करें तो टॉप डाउन नेशनल प्लानिंग की जाती है इन केस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग स्ट्रक्चर सेंट्रली ड्रिवन था। नीति आयोग में क्या कि कॉपरेशन फेडरलिज्म है, देयर इज कॉपरेशन कॉपरेटिव एंड फर्दर फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस भी है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर एंड स्टेट मिलकर के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड फर्दर कॉम्पिटिटिव जो आपके पास कॉपरेटिव का मतलब होता है कि सेंटर एंड स्टेट मिलकर काम करेंगे। एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट्स एक दूसरे से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में कंपीट भी करेंगी। तो एक तो कॉपरेशन भी है, यानी कि सभी स्टेट्स एंड सेंटर मिलकर काम करेंगे। एंड फर्दर आपस में कंपटीशन भी है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपीट भी करेगी। एंड फर्दर अगर हम फंड्स की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान फंड्स, तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि प्लान रिसोर्स एलोकेशन में सिग्निफिकेंट रोल निभाता था, स्टेट से काफी ज्यादा आपसे प्लानिंग करते थे। लेकिन नीति आयोग जो है वो स्टेट्स को प्लान फंड्स एलोकेट नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना। एंड फर्दर अगर स्टेट रोल की बात करें तो प्लानिंग कमीशन ज्यादा सेंट्रली डायरेक्टेड थी, दैट वाज सेंट्रली डायरेक्टेड। जो प्लानिंग कमीशन थी वो सेंट्रली आपके पास डायरेक्टेड थी। लेकिन नीति आयोग जो है वो पार्टिसिपेशन के साथ चलती है, कॉपरेशन भी होता है एंड फर्दर कंसल्टेशन भी है एंड एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेटिव भी है एंड कंसल्टेटिव भी है, राइट। एंड करंट रेलेवेंस की बात करें तो ये तो पहले चलती थी। एंड करंट पॉलिसी इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज नीति आयोग ओनली। अब हम जो पर्टिकुलर रोल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू नीति आयोग। सो इट्स अ पॉलिसी थिंक टैंक। फर्स्ट चीज क्या है? इट्स रिलेटेड टू अ पॉलिसी थिंक टैंक। सो नीति आयोग का मेन रोल 5 इयर्स प्लान बनाना नहीं है, ये गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इनपुट्स देती है, टेक्निकल इनपुट्स देती है एंड फर्दर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी एडवाइस है वो भी प्रोवाइड करती है। सो नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक, ना कि वो ओल्ड स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की 5 साल की प्लानिंग कर ली उसको इंप्लीमेंट करते रहो फिर डिफरेंसेस को देखो। नो, दैट्स नॉट द केस। एंड मोर ओवर ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर एंड स्टेट मिलकर काम करते हैं। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, यानी कि जो स्टेट्स है एक दूसरे के साथ बेसिकली कंपीट भी करती हैं। ठीक है, रैंकिंग्स वगैरह को देखते हैं, इंडाइसिस देखते हैं, तो कंपटीशन क्रिएट होता है कि कौन ज्यादा बेटर आउटकम क्रिएट करेगा। अगर स्टेट्स को एजुकेशन हेल्थ डेवलपमेंट आउटकम्स पर कंपेयर किया जाए तो वीक परफॉर्मिंग स्टेट्स होती है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहती हैं। फिर एक लोकलाइज्ड डिपार्टमेंट है, इट्स बेसिकली नॉट डिपार्टमेंट, इट्स लोकलाइज्ड डेवलपमेंट। सो नीति आयोग नेशनल पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक कनेक्ट करने के लिए ऊपर भी फोकस करता है, लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, एसडीजी लोकलाइजेशन, आउटकम मॉनिटरिंग, इन चीजों के ऊपर भी ध्यान जो है वो दिया जाता है इन केस ऑफ द नीति आयोग। फर्दर आफ्टर दैट इट्स अबाउट द India's GDP base year is now 2022-2023। इस चीज को भी ध्यान रखना। पहले ओल्ड बेस ईयर 2011-12 को माना जाता था, लेकिन जो नया बेस ईयर है डेट इज 2022-2023। ठीक है, तो नेशनल अकाउंट सीरीज में पर्टिकुलरली यही है। बेस ईयर क्या होता है? सपोज हमें पता करना है कि इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन जनरली बढ़ा है कि सिर्फ प्राइस बढ़े। लेट्स से वी हैव टू नो कि इकोनॉमी एक्चुअल में इंक्रीज हुई है या फिर सिर्फ प्राइसेस बढ़े, तो विल बी लुकिंग एट द बेस ईयर। हम बेस ईयर को देखेंगे तो उसमें बेस ईयर कौन सा कंसिडर होगा? 2022-23 का जो बेस ईयर है दैट विल बी कंसीडर्ड, राइट। तो मान लो अगर रियल जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम जो करंट प्रोडक्शन है उसको एक फिक्स्ड ईयर चाहिए, तो वो वैल्यू कौन सी लेंगे हम? वी विल बी कंसीडरिंग द वैल्यू फ्रॉम 2020 टू 2023। यानी कि आज की डेट में वैल्यू अगर 120 है, बेस ईयर की वैल्यू 100 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितना चेंज आया है, राइट। सो बेस ईयर में हमने वैल्यू कंसीडर कर ली 100 रुपए की, करेंट में वही प्राइस 120 रुपए का है, तो क्वांटिटी दोनों ईयर्स में 10 यूनिट की है, तो करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी कितना होगा? इट विल बी 10 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 100 एंड 200 1200, यानी कि 1200 रुपए का हो गया। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी बेसिस में बेस ईयर प्राइस के ऊपर क्या होगा? रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइस उठाओगे ना, रियल जीडीपी में मैंने आपको बताया था दैट इन केस ऑफ द रियल जीडीपी आप जो बेस ईयर के प्राइसेस है वो उठाते हो, और नॉमिनल के केस में हम क्या करते हैं? जो करंट के प्राइसेस है उनको पिक करते हैं, राइट। सो दैट वाज द केस। क्लियर है चीज? क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि बेस ईयर हम कंसीडर करते हैं। फर्दर इट्स अबाउट द कि जीडीपी के केस में
इन द केस ऑफ जीडीपी एक्चुअल क्या यूज करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जीडीपी होता है कि स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उनकी मार्केट वैल्यू का एडिशन। तो इस डेफिनेशन में 4 वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बताए भी हैं, उनको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला है ग्रॉस, दूसरा है डोमेस्टिक, तीसरा है फाइनल एंड फोर्थ है प्रोडक्शन। ये डेफिनेशन में ये 4 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर, इनके हिसाब से जीडी में शामिल होती है। तो जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो आपकी करंट प्रोडक्शन हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो शामिल होगी, नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फैक्ट्री हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी शामिल होगा, नई मशीनरी प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट है वो भी शामिल होगा, गवर्नमेंट की फाइनल सर्विसेज, गवर्नमेंट ने जो फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं वो भी शामिल होंगी, एक्सपोर्ट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जो आपने एक्सपोर्ट के लिए चीजें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करी हैं, लाइक फॉर बात आपने पहले इंडिया में बनाई बाद में फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हुई, वो भी शामिल होंगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो यहीं पर हुआ है ना। लेकिन मान लो सेकेंड हैंड गुड्स है वो शामिल होंगी क्या, देखो मान लो कि आपके पास 5 साल पुरानी कार है, 5 लाख में आपने बेच दी, अब 5 लाख की सेल वैल्यू जो है वो जीडीपी में नहीं आएगी क्योंकि कार करंट ईयर में प्रोड्यूस नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर डीलर ने ट्रांजैक्शन करवाने पर 20,000 रुपए ब्रोकरेज और सर्विस चार्ज भरे तो जो 20,000 रुपए ना वो बेसिकली शामिल होगा, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। लेकिन पुरानी कार जो है डेट विल नॉट बी बेसिकली देयर इन द जीडीपी, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो प्योर ट्रांसफर पेमेंट वॉन्ट बी देयर, सेकेंड हैंड चीज बेच रहे हो वो नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर है, कैपिटल गेन्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ऑलरेडी इंपोर्टेड इन फाइनल वो भी शामिल नहीं होंगे, दोज वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ द जीडीपी। एंड फॉर द जीवीए से जीडीपी कैसे निकाल सकते हो, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड जो होती है उससे जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं, तो जीवीए इज इक्वल टू व्हाट, जो आपकी आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, दैट इज योर ग्रॉस वैल्यू एडिड, वो आपकी क्या बनती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बनती है। एंड फर्दर मैंने को एक और चीज का फॉर्मूला बताया था, दैट वाज रिलेटेड टू जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, तो दैट इज बेसिकली जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इक्वल टू जीवीए एट बेस प्राइसेस प्लस जो आपके पास टैक्सेस थे वो ऐड कर दोगे एंड जो सब्सिडरीज है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्सिडीज नॉट सब्सिडरीज, सब्सिडीज है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट वुड बी इट। ये फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस का, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस का। एंड जीवीए इटसेल्फ इज इक्वल टू व्हाट, जो आपकी आउटपुट वैल्यू थी, जीवीए देखना हो तो क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड, यानी कि जो आउटपुट वैल्यू थी वो उसमें से जो इंटरमीडिएट मेरे पास पहले वैल्यू थी वो माइनस कर दो। मान लो मैंने 250 पे बेसिकली 250 की वैल्यू मैं बेच रहा हूं एंड फर्दर मेरे पास मैंने 160 की खरीदी थी, जैसे ब्रेड की एग्जांपल दी थी ना, तो वहां से आपके पास जीवीए आएगा, वहां से जीवीए की वैल्यू आपके पास शामिल होगी। क्लियर, क्लियर है चीज। सो जीवीए एट बेसिक प्राइस मान लो आपके पास 400 करोड़ है एंड फॉर द आपके पास प्रोडक्ट टैक्सेस दिए गए 80 करोड़ के, सब्सिडीज मान लो दी गई है 20 करोड़ की, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं एक एग्जांपल, जीवीए बेसिक प्राइस के ऊपर मान लो 400 करोड़ है, टैक्सेस मान लो 80 करोड़ के है, सब्सिडीज 20 करोड़ की है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 480 माइनस 20 यानी कि 460 करोड़, 460 करोड़ यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा टैक्सेस ऐड क्यों करते हैं, देखो मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्सेस जो शामिल हो सकते हैं, इसलिए बेसिक प्राइस में मार्केट प्राइस की तरफ जाते हुए जो प्रोडक्ट टैक्सेस है वो ऐड करेंगे, और गवर्नमेंट सब्सिडी मार्केट प्राइस रिलेशनशिप में ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करती है तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स वाई जो सब्सिडी होती है वो सब्ट्रैक्ट की जाती है। क्लियर, फर्दर इट्स रिलेटेड टू जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, एनएनपी, एनएनआई। सो क्या होता है, तो जीडीपी में पूछता है कि प्रोडक्शन कहां हुई, सो इट्स अ टेरिटरी रिलेटेड कंसेप्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, तो डी बेसिकली आप डोमेस्टिक पार्ट देखते हो एंड जीडीपी से जब आप जीएनपी की तरफ जाते हो, राइट, यानी कि जैसे मान लो कि मुझे जीएनआई कैलकुलेट करना है, सो जीएनआई वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू जो जीडीपी है वो प्लस जो मेरा नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रोड है, एनपीआई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एनपीआई है, आप उसको कंसिडर करोगे, राइट, आप एनपीआई को कंसिडर करते हो, पहले जीएनपी का कंसेप्ट होता था लेकिन आजकल जीएनआई का कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया इस चीज के बारे में। अब एनपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम जो आपको रिसीव हुई है अब्रॉड से वो माइनस इनकम जो आपने अब्रॉड में पे करी है वो, दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट्स रिलेटेड टू एनपीआई। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, फॉरेन कंट्री से प्राइमरी इनकम अर्न करते हैं, इंडियन रेजिडेंट्स, एनपीआईए की बात कर रहा हूँ, एनपीआईए कैसे कैलकुलेट, नेट
प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करना है। इंडियन रेजिडेंट्स फॉरेन कंट्री से प्राइमरी इनकम अर्न कर रहे हैं, लेट्स से वो 150 करोड़ की प्राइमरी इनकम अर्न कर रहे हैं, और फॉरेन रेजिडेंट्स जो है इंडिया में, वो इंडिया में प्राइमरी इनकम अर्न कर रहे हैं 80 करोड़ की। तो ये बेसिकली एनपीआई क्या हो जाएगा, इट विल बी 70 करोड़, ये 70 करोड़ हो जाएगा। तो अगर आप जीडीपी में, इफ यूल बी एडिंग द अमाउंट टू जीडीपी, राइट, अगर मान लो जीडीपी मेरे पास 500 करोड़ की है, तो अगर मैं 500 करोड़ में एनपीआई 70 करोड़ का ऐड कर दूंगा, दैट विल बी द ग्रॉस नेशनल इनकम, वो ग्रॉस नेशनल इनकम बन जाएगी। क्लियर विद इट, क्लियर। एंड अगर एनपीआई नेगेटिव हो, व्हाट आफ्टर दैट, तो एनपीआई जीडीपी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो एनपीआई ये नहीं है कि एनपीआई पॉजिटिव होगा, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नो इश्यूज इन दैट। क्लियर, वो दोनों चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप ग्रॉस से नेट की तरफ कैसे रहते हो, अगर आप ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल बी गेटिंग द नेट वर्जन, आपको नेट मिल जाएगा। यानी कि अगर मुझे जीएनपी से, जीएनआई से एनएनआई निकालना है, जीएनआई से एनएनआई निकालना है, तो मैं डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रीसिएशन आउट ऑफ इट एंड आई विल बी गेटिंग द नेट नेशनल इनकम, मेरे को नेट नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्लियर, काइंडली ध्यान में रखिएगा ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने वाले, यहाँ पर काफी जगह पर दिक्कत होती है। फर्दर वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी बेसिक आइडिया आपको बताया मैंने ऑलरेडी, नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए आप करंट ईयर के प्राइसेस को यूज करते हो, करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज करते हो, एंड रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए आप करंट ईयर की क्वांटिटी तो यूज करते हो, लेकिन प्राइसेस यूज करते हो बेस ईयर के, आप बेस ईयर के प्राइसेस को शामिल करते हो। सो रियल जीडीपी हमें फिजिकल आउटपुट एंड वॉल्यूम चेंज के बारे में बताता है। रियल जीडीपी टेल्स अस अबाउट द फिजिकल आउटपुट एंड इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, उसके बारे में बताता है, राइट। तो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक क्वेश्चन यहां पर अगर हम सॉल्व करें इसके बेस के ऊपर, लेट्स से करंट क्वांटिटी आपके पास है 110, लेट्स कंसीडर 110 आपके पास करंट है, एंड फर्दर इसका बेस प्राइस है 100 का एंड करंट प्राइस है 122 का। तो व्हाट विल बी द नॉमिनल जीडीपी, क्वांटिटी 110 सेम है, करंट ईयर की क्वांटिटी 110 है, तो नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू 110 इंटू 122, जो आज का प्राइस है, जो आज के ऊपर होता है, दैट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन नॉमिनल, वो नॉमिनल का पार्ट है। एंड फर्दर जो बेस ईयर से रिलेटेड आप देखते हो, इफ यू कंसीडर इट रिलेटेड टू बेस ईयर, यानी कि अगर 110 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो रियल जीडीपी का पार्ट बन जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द रियल जीडीपी। क्लियर। एंड एक टर्म यूज होती है दैट्स रिलेटेड टू जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी, दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेटर, वो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, राइट। सो रियल ग्रोथ किस, हम कैसे मेजर करते हैं, अगर 2 सालों में मैं एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ कंपेयर करना चाहता हूं ना, तो मैं रियल जीडीपी को कंपेयर करूंगा, क्योंकि दोनों सालों में मैं बेस प्राइस सेम ले रहा हूं ना, उनके ऊपर वैल्यू कर रहा हूं, तो रियल जीडीपी ज्यादा हेल्पफुल रहती है कंपैरिजन करने के पर्पज से, दैट इज मच मोर हेल्पफुल फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस। सो यहां पर आपको दिए गए हैं एक न्यूमेरिकल टाइप्स है। सो बेस ईयर प्राइस दिया गया आपको राइस से रिलेटेड एंड क्लोथ से रिलेटेड, एंड बेस ईयर क्वांटिटी इज 100, बेस ईयर क्वांटिटी इज 50 फॉर क्लोथ, current year price is 12 and for the 22 current year quantity is this. How you will be calculating the GDP for here, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा फंड है। नॉमिनल का जब केस होता है तब आपको करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी देखनी है, तो सिंपल एज दैट 110 इंटू 12 प्लस 55 इंटू 22, ये आपने कर दिया, आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ गई 2530। एंड रियल जीडीपी के केस में बेस ईयर का जो प्राइस है, क्वांटिटी हम देखते हैं अभी की, क्वांटिटी अभी वाली देखनी होती है, तो देखो क्वांटिटी अभी वाली है, सिर्फ प्राइजेस जो है वो आपने देखने होते हैं बेस ईयर वाले, तो 10-20 आपने वो प्राइजेस कंसीडर कर लिए, आपने कैलकुलेट किया, तो व्हाट विल बी द जीडीपी डिफ्लेटर हियर, नॉमिनल जीडीपी है 2530 डिवाइडेड बाय 2200 इनटू 100%, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, जीडीपी डिफ्लेटर भी आ जाएगा 2530 डिवाइड बाय 2200 इनटू 100, सो दैट इज 115।
जो जीडीपी डिफ्लेटर आ रहा है, दैट वी कैन आल्सो बी कैलकुलेटिंग। क्लियर सो फार? ये चीज क्लियर होगी आपको? नो, जीडीपी कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं आपके पास। वी आर हैविंग द थ्री वेज टू कैलकुलेट द जीडीपी। प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड, जो मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडेड आप आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हो एंड सभी को ऐड कर देते हो। एंड फॉर द इनकम अप्रोच है, जहां पर हम इनकम जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है प्रोडक्शन से, राइट, कंपनसेशन है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स्ड इनकम है, उन सभी को ऐड कर देते हैं, राइट। एंड फॉर द थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड काफी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। दैट्स इक्वल टू सिग एक्सम। सी इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो आपके बेसिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तो दैट्स रिलेटेड टू सिग एक्सम। तो इनकम अप्रोच में आप जो एम्प्लॉय की कंपनसेशन है, बिजनेसेस की ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ उससे किसी ना किसी को तो इनकम मिली है, उन सभी को ऐड कर दो तो आपका इनकम मेथड हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड में आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इनको कंसीडर करते हो, वी डू कंसीडर इट। अब तीनों मेथड्स का आंसर सेम नहीं हो सकता, यानी कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम बनता है, और वही एक्सपेंडिचर किसी प्रोडक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए परफेक्टली अगर मेजर्ड आपका अकाउंटिंग सिस्टम होगा, तो आपका प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि परफेक्ट अकाउंटिंग हुई है, तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर शुड बी देयर। क्योंकि कंसेप्ट क्या है कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम बनता है, एंड वही एक्सपेंडिचर किसी प्रोडक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट भी करता है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज थ्योरेटिकली सेम होती हैं, सेम जीडीपी आना चाहिए। फर्दर इट्स अबाउट द फ्रॉम जीवीए टू जीडीपी टू जीएनआई टू एनएनआई। तो ऑलरेडी टोल्ड यू, जीवीए एट बेसिक प्राइस इज गिवन टू बी 1000 करोड़, प्रोडक्ट टैक्सेस 120 करोड़, प्रोडक्ट सब्सिडीज 20 करोड़। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस निकालना तो कैसे निकालूंगा? अब मुझे बेसिक प्राइसेस दिए गए हैं 1000 करोड़ के, अब उसमें से प्रोडक्ट टैक्सेस जो है उनको अपने क्या करना है, उनको ऐड करना है, जो सब्सिडीज है उनको सब्ट्रैक्ट करना है 20 करोड़ की, तो ये मेरे पास आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। अब अगर मैं इस मार्केट प्राइस की जीडीपी में एनपीआईए को ऐड ऑन कर दूंगा, दैट देन आई विल बी गेटिंग द जीएनआई, नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये माइनस में दिया गया, तो मेरे पास जीडीपी आया एट मार्केट प्राइसेस 1100 करोड़, तो 1100 माइनस 15 यानी कि 1085 आ गया जीएनआई। ये मेरा जीएनआई की वैल्यू आई है, ग्रॉस नेशनल इनकम की वैल्यू आई है। एंड अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन आई विल बी गेटिंग द एनएनआई, नेट नेशनल इनकम आ जाएगी। तो वो मैंने किया, 1085 माइनस डेप्रिसिएशन 90 करोड़ की माइनस कर दी, दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है। डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हुए भी होंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से ये चीजें समझाई हैं, तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट ये क्लियर हो भी गए होंगे। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि डोमेस्टिक एंड नेशनल जो होते हैं वो सेम चीजें नहीं होती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एनपीआई इज आईए इज रिलेटेड टू जो प्राइमरी इनकम आपकी हुई है, रिसीव करिए, वो आपका फर्स्ट फैक्टर रहेगा। जो प्राइमरी इनकम आपने पे करी है अब्रॉड में, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट विल बेसिकली एनपीआई, दैट विल बी रिलेटेड टू एनपीआई। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी पॉइंट्स रिलेटेड अगर कोई डाउट है, डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, सो दैट सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ पाए। एंड अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए इससे रिलेटेड, तो अभी के अभी आपको लिखना है IEIFS PDF एंड उसे व्हाट्सएप कर देना है, या सिंपली आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर एप्लीकेशन अवेलेबल है iibf.info/app के ऊपर, वे विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स। एंड अगर आप iOS यूजर हो, द ORG कोड इज GEGKT, राइट। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। ये सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करना। IEFS का एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम आसानी से कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।